नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं मिस्टेक और फेडिट का। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जांग फैमिया ने मैडम यू और जांग चेंग को बताया था कि वो लानकुरन से शादी की बात करने वाले हैं उनके ओमेगा भतीजों के लिए। जांग चेंग को इससे कोई परेशानी नहीं थी। तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरे दिन शाम को लानकुरन जो कि अपने स्कूल से वापस आ गए थे और अपने घर के बाहर बागीचे में कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक कार का तेज हॉर्न सुनाई देता है। लानकुरन अपनी जगह से खड़े होकर अपने घर के मेन गेट के सामने आते हैं। तो वो देखते हैं कि उनका दोस्त जांग फैमिया उस कार से बाहर निकलता है। लानकुरन एक स्माइल के साथ गेट खोलकर सामने जाकर खड़े हो जाते हैं अपने दोस्त के वेलकम के लिए। सभी आस पड़ोस के लोग भी कार के शोर को सुनकर अपने घर से बाहर आ गए थे और लानकुरन के घर के सामने इतनी महंगी सी कार को और उस कार से एक अमीर इंसान को बाहर आते देख शॉक हो चुके थे। उन लोगों को एक और शौक तब लगता है जब वो लानकुरन को उस अमीर इंसान से गले लगते हुए देखते हैं। सभी लोग ये देखकर जल भुन रहे थे और कुछ तो अलग ही थलग बातें बना रहे थे। लानकुरन जांग फैमिया से कहते हैं, अरे जांग फैमिया, चलो घर के अंदर चलो। मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं पहले से तैयारियां करके रखता। जांग फैमिया कहते हैं, इसमें तैयारियां कैसी? कुछ बदला कहाँ है? मैं पहले भी इसी तरह तुम्हारे घर आ जाया करता था और आज भी आ गया। ये सब फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, समझे? लानकुरन एक स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है चलो अब अंदर चलो। जांग फैमिया कहते हैं, ठीक है चलो। लानकुरन जांग फैमिया को अपने साथ घर के अंदर लेकर आते हैं और उन्हें सोफे पर बैठाकर खुद भी जांग फैमिया के साथ बैठ जाते हैं। लानकुरन जांग फैमिया से कहते हैं, और बताओ कैसे आना हुआ? जांग फैमिया कहते हैं, दोस्त से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? लानकुरन कहते हैं, अरे नहीं, तुम कभी भी आ सकते हो मुझसे मिलने। जांग फैमिया कहते हैं, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे सच कहूँ तो मैं आज यहाँ किसी वजह से ही आया हूँ। लानकुरन कहते हैं, वजह? कौन सी वजह? तभी लानकुरन को कुछ याद आता है। वो कहते हैं, अरे तुमसे बातों के चक्कर में मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या लोगे, चाय या कॉफी? मेरी मानो तो आज का डिनर हमारे साथ ही करके जाओ। जांग फैमिया कहते हैं, अरे नहीं कुरैन, डिनर तक नहीं रुक पाऊंगा। हाँ लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। लानकुरन कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। यह कहकर लानकुरन श्रीचंद को आवाज लगाते हैं, श्रीचंद जल्दी यहाँ आओ। श्रीचंद जल्दी से लानकुरन के पास आता है और कहता है, जी अंकल, आपने बुलाया? तभी श्रीचंद की नज़र सामने जाती है जहाँ पर जांग फैमिया बैठे हुए हैं। वो मन में सोचता है, क्या घर में कोई गेस्ट आने वाले थे? जांग फैमिया भी श्रीचंद को देखते हैं। लानकुरन कहते हैं, श्रीचंद ये मेरे बचपन का दोस्त है जांग फैमिया, और जांग फैमिया ये मेरा बड़ा भतीजा है श्रीचंद। श्रीचंद जांग फैमिया को झुककर ग्रीट करते हैं। जांग फैमिया स्माइल के साथ कहते हैं, क्या तुम ठीक हो बेटा? श्रीचंद कहते हैं, जी अंकल मैं ठीक हूँ। लानकुरन कहते हैं, श्रीचंद जाकर अंकल के लिए चाय बना दो। श्रीचंद कहते हैं, जी अंकल, और वहाँ से किचन की ओर चले जाते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, ये तुम्हारा बड़ा भतीजा है, बहुत ही अच्छा है। लानकुरन कहते हैं, हाँ ये मेरा बड़ा भतीजा है। क्या तुम मेरे छोटे भतीजे से भी मिलना चाहते हो? जांग फैमिया कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हारे बड़े भतीजे को तो देख लिया है, अब तुम्हारे छोटे भतीजे से भी मिला दो। लानकुरन कहता है, ठीक है रुको। यह कहकर लानकुरन लान वांगजी को आवाज लगाते हैं, वांग जी बाहर हॉल में आओ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। लान वांगजी जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो अपने अंकल की आवाज सुनता है जो उसे बुला रहे हैं। लान वांगजी अपने रूम से बाहर आता है और हॉल की ओर बढ़ जाता है। जब वो हॉल में पहुंचता है तो वो अपने अंकल के साथ किसी को वहां बैठा हुआ पाता है और ऑफ कोर्स लान वांगजी उस शख्स को नहीं जानता।
लान वांगजी अपने अपने धीमे कदमों से लान कुरन के पास आकर खड़ा हो जाता है। जांग फैमे की नज़र लान वांगजी पर जाती है और वो उसे देखते रह जाते हैं। इतना इतना खूबसूरत ओमेगा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लान कुरन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी ये मेरे दोस्त हैं जांग फैमिया। लान वांगजी जांग फैमिया को देखता है और झुककर उन्हें ग्रीट करता है। जांग फैमिया नोट करते हैं और कहते हैं, बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? लान वांगजी कहता है, अपनी अपनी लोअर वॉइस में कहता है, जी अंकल, मैं मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जांग फैमिया कहते हैं, अरे वाह, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब तुम जाकर अपनी स्टडी कर लो। मैं तुम्हारे भाई से मिला, फिर मुझे तुमसे भी मिलना था। अब तुम्हें देख लिया, अब तुम जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लान वांगजी नोट करता है और फिर अपने अंकल की ओर देखता है। लान कुरन कहते हैं, जाओ बेटा। लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। तभी तभी लान शिचन वहाँ पर चाय लेकर रह जाता है। वो जांग फैमिया और लान कुरन को चाय सर्व करता है। जांग फैमिया कहते हैं, धन्यवाद बेटा। लान शिचन एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने अंकल और उनके फ्रेंड को अपनी बात करने के लिए छोड़कर। लान शिचन के जाने के बाद जांग फैमिया कहते हैं, कुरैन मानना पड़ेगा, तुम्हारे दोनों भतीजे सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारी भी हैं। बहुत अच्छी परवरिश की है तुमने दोनों की। लेकिन तुम्हारा छोटा भतीजा, वो थोड़ा शांत सा लगता है। लान कुरैन कहते हैं, हाँ वो बचपन से ही ऐसा है। अपनी अपनी बातों और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, बस शांत शांत रहता है, ज़्यादा बातें भी नहीं करता। इसलिए मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। और ऊपर से उसकी सुंदरता, जो कि अल्फाज की नियत को बिगाड़ देती है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसकी खामोशी का फ़ायदा ना उठाए। मैं कभी उसे अकेला बाहर नहीं जाने देता। वो हमेशा मेरे साथ ही कहीं जाता है, क्योंकि लोगों की गंदी नज़र उस पर हमेशा ही बनी रहती है। लान शिचन तो फिर भी बोल देता है उसे जो चाहिए या उसे जो पसंद है या उसे पसंद नहीं आ रहा है। वो गुस्सा भी कर लेता है और हंसता भी है। लेकिन वांगजी, वो कभी ना हंसता, ना ही रोता और ना ही कभी गुस्सा करता। बस जो जैसा कहता है वो उसे मान लेता है। अपनी बातें, अपनी पसंद वो कभी बताता ही नहीं। खुद से पहले शिचन और मेरे बारे में सोचता है। बहुत ही मासूम है वो, बस कभी कोई उसकी इस मासूमियत का फ़ायदा ना उठा ले। यह कहकर लान कुरन एक शाय करके जांग फैमे की ओर देखते हैं, जो बहुत ही गौर से लान कुरन की सारी बातों को सुन रहे थे। जांग फैमे कहते हैं, कुरैन, अब तुम्हें तुम्हारे भतीजे के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज इसी बारे में तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। लान कुरन कन्फ्यूजिंगली जांग फैमे को देखते हैं और कहते हैं, किस बारे में बात करने? और हाँ, अभी कुछ देर पहले भी तुमने कहा था कि तुम किसी वजह से यहाँ पर आए हो। क्या बात है फैमिया? क्या कहना चाहते हो तुम? कहो। जांग फैमिया अपने टी के कप को नीचे रखते हैं और कहते हैं, कुरैन, दरअसल मैंने कुछ सोचा है और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने अपने ओमेगा भतीजे की शादी के बारे में क्या सोचा है? क्या तुमने पहले ही उनके लिए किसी को देख रखा है या नहीं? लान कुरैन इस पर कहते हैं, नहीं, मैंने दोनों के लिए अभी तक किसी को भी नहीं देखा। और लान वांगजी के लिए तो पहले ही बहुत से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन सभी बस उसकी सुंदरता के लिए उसे अपना ओमेगा बनाना चाहते थे। और मैं लान वांगजी को ऐसे हाथों में नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने उन रिश्तों के लिए मना कर दिया था। और वो भी पढ़ रहा है, इसलिए भी मैंने अभी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा था। पर देखो, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और न जाने कहाँ से उस मिनिस्टर के बेटे वेंचाओ की नज़र उस पर पड़ गई। और अब मुझे कोई रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। जांग फैमिया कहते हैं, मेरे पास एक रास्ता है, तुम लान वांगजी को सेव कर सकते हो। लान कुरैन कहते हैं, कैसा रास्ता? जांग फैमिया कहते हैं, देखो कुरैन, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर
यहाँ पर अपने अपने बेटों के लिए तुम्हारे भतीजों की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भतीजे मेरे घर के ओमेगा बने। ये सुनकर लान कुरैन हैरानी से जियांग फैमिया की ओर देखते हैं। लान कुरैन कहते हैं, क्या 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 कहा तुमने? मेरे भतीजे को तुम अपने घर का ओमेगा बनाना चाहते हो? मतलब क्या तुम शादी की बात कर रहे हो? जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं अपने अल्फा बच्चों की शादी तुम्हारे ओमेगा भतीजों से करना चाहता हूँ। जब लानवांग जी की शादी हो जाएगी तो कोई और उसकी ओर अपनी आंखें उठाकर नहीं देख सकता और ना ही उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि उसका नाम जियांग से जुड़ जाएगा। वो हमारे घर का ओमेगा बन जाएगा और हमारे घर के ओमेगास पर अगर कोई गंदी नज़र रखेगा तो उससे उससे मैं फिर अपने तरीके से निपटूंगा। लान कुरैन जियांग फैमिया को देख रहे थे और उनकी सारी बातों को सुन भी रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। क्या इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के लिए हमारे छोटे से घर का ओमेगा मांग रहा है? क्या उन्हें ये रिश्ता मान जाना चाहिए? हाँ, इस रिश्ते के थ्रू वो लानवांग जी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि जियांग से एक बड़ा नाम है। और अगर लानवांग जी जियांग का ओमेगा बन जाता है तो वो वैनचाओ इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो वैनचाओ से लानवांग जी को बचा लेंगे। लान कुरैन कहते हैं, जियांग फैमिया, क्या तुम सच कह रहे हो? जियांग फैमिया कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। लान कुरैन को इससे बहुत ही खुशी होती है। तभी उन्हें अचानक ही कुछ याद आ जाता है। लान कुरैन कहते हैं, जियांग फैमिया, तुम सिर्फ लानवांग जी की ही बात कर रहे हो ना, या फिर मैंने कुछ गलत सुना? जियांग फैमिया कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ लानवांग जी की ही बात नहीं कर रहा, मैं लान सिचन की भी बात कर रहा हूँ। लान कुरैन इससे शॉक होते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो एक ही अल्फा बेटा है। जियांग फैमिया एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, नहीं, मेरे घर 2 अल्फा बेटे हैं। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे 2 भतीजे की जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरे पास भी मेरे एक भतीजे की जिम्मेदारी है, जिसे मुझे पूरा करना है। लान कुरैन कहते हैं, तुम्हारा भतीजा? जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ, मेरा भतीजा, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। वो बीजिंग सिटी में रहता है। मैं जल्द ही तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। देखो कुरैन, कोई भी जल्दी नहीं है। तुम इत्मीनान से इस बारे में विचार कर लो कि तुम अपने भतीजों की शादी करना चाहते हो या नहीं। मैं तुमसे इस बीच मिलूंगा, तब तुम मुझे बता सकते हो अपना फैसला। फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर आगे की बात करने यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बस तुम अपना विचार मुझे बता देना, ठीक है? तो अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर जियांग फैमिया अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। लान कुरैन कहते हैं, मैं जल्दी इस बारे में तुम्हें बता दूंगा। जियांग फैमिया कहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, अपना वक्त ले सकते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लान कुरैन कहते हैं, ठीक है। लान कुरैन जियांग फैमिया को बाहर तक छोड़ने आते हैं। जियांग फैमिया के जाने के बाद लान कुरैन वापस घर में आ जाते हैं और उन्हीं बातों को सोचने लगते हैं जो जियांग फैमिया ने उनसे करी है। रात के समय डिनर के वक्त लान कुरैन लान शिचेन और लान वांग जी को देखते हैं, जो शांति से अपना डिनर कर रहे हैं। लान कुरैन कहते हैं, शिचेन, वांग जी, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करना है। लान वांग जी और लान शिचेन दोनों ही अपने अंकल को देखते हैं। लान शिचेन कहते हैं, जी अंकल, कहिए, क्या बात है? लान कुरैन कहते हैं, पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। लान शिचेन और लान वांग जी दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर अपने अंकल को देखते हैं। आखिर उनके अंकल क्या बात करना चाहते हैं? डिनर के बाद देखते हैं लान कुरैन के सामने लान वांग जी और लान शिचेन खड़े हुए हैं। लान कुरैन कहते हैं, वांग जी, शिचेन, मैंने कुछ डिसाइड किया है तुम दोनों के लिए। लान शिचेन कहते हैं, अंकल, आपने क्या डिसाइड किया है? लान कुरैन थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैं कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है यही सही होगा तुम दोनों के लिए। यह सुनकर लान शिचेन को तो ज़्यादा कुछ शौक नहीं लगा था, क्योंकि वो इसके लिए बहुत पहले से तैयार था। लेकिन लान वांग जी, वो पूरी तरह शौक था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास अभी समय है, वो कुछ कर सकता है, वो अपने गोल को अचीव कर सकता है।
और उसे तो लगा था कि अंकल उसमें उसकी मदद करेंगे। वो अभी शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अंकल ने तो उसकी शादी ही तय कर दी है। लानकुरन सबसे पहले लानवांगजी को देखते हैं और उन्हें लानवांगजी की आंखों में वो सवाल नजर आ जाता है जो उन्हें पता था कि उनकी बात को सुनने के बाद लानवांगजी के मन में आएगा। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो लानवांगजी की सेफ्टी को सोचकर कर रहे हैं। वेंचाओ से लानवांगजी को बचाने के लिए कर रहे हैं। लानकुरन कहते हैं, आज जो मेरा दोस्त घर पर आया था वो बहुत ही बड़ा कारोबारी है। चाइना में उनका बहुत बड़ा नाम है। अभी अभी वो विदेश से यहाँ पर शटल हुए हैं और उन्हीं के घर तुम दोनों की शादी होने वाली है। ऐसे ऐसे रिश्ते हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे और वो खुद हमसे शादी की बात करने आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम दोनों उनके घर की ओमेगा बनो। मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। इस संडे को मैं उन्हें घर पर बुलाऊंगा और इसी महीने तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम दोनों एक ही घर में जाओगे। लानशेचन शाय फील करते हुए अपना फेस नीचे कर लेता है। क्या उसकी शादी इतने बड़े घर में होने वाली है, वो भी बिजनेसमैन के बेटे के साथ। उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, लेकिन लानवांगजी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे और सभी सवालों का एक ही कारण था। वो है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन वो क्या कहे अपने अंकल से? वो कभी कुछ कहता ही तो नहीं है। लानकुरन लानशेचन की ओर देखते हैं और कहते हैं, शेचन, तुम्हारा क्या कहना है इस शादी पर? लानशेचन कहता है शाय फील करते हुए, अंकल आपको जैसा ठीक लगे मैं कर लूँगा ये शादी। लानकुरन नोट करते हैं और अब वो लानवांगजी की ओर देखते हैं। वांगजी, तुम क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लानवांगजी अपना सर ऊपर कर अपने अंकल को देखता है और बस ना में अपना सर हिला देता है। आज भी वो नहीं कह पाया। लानकुरन कहते हैं, तो ठीक है, फिर संडे को मैं उन्हें घर पर बुला रहा हूँ। अब तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, रात हो गई है, जाकर सो जाओ। लानशेचन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन लानवांगजी वो बस वहीं खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता है, एक आखिरी कोशिश करना चाहता है कि वो पढ़ना चाहता है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। और लानकुरन लानवांगजी के अंदर के तूफान को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे थे। लानकुरन लानवांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। तुम कुछ और करना चाहते हो। पर बेटा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम हो, तुम्हारी सेफ्टी है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। वांगजी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, लेकिन मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं बस यहीं तक तुम्हारा साथ दे पाया। अब तुम्हें दूसरे घर जाना है, वहाँ के तौर तरीकों को सीखना है, वहाँ के बड़ों की बातें मानना है। एक ओमेगा को दूसरे घर जाने के बाद यही करना पड़ता है। अपने सपने को यहीं छोड़ दो बेटा और अपनी आगे की जिंदगी को सोचो अपने अल्फा के साथ। यह कहकर लानकुरन लानवांगजी के सर पर अपना हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। लानवांगजी अब अपनी झुकी पलकों को ऊपर करता है। वो अब कुछ नहीं कर सकता। जो आखिरी रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। लानवांगजी अपने भारी कदमों से हॉल से वापस अपने रूम के अंदर चला जाता है। और यहाँ जांग फैमिली ने मैडम यू और जांग चैंग को बता दिया था कि उन्होंने लानकुरन से बात कर ली है शादी को लेकर। अब बस लानकुरन के जवाब का इंतज़ार है। और एक और काम है। जांग फैमिली अपने टेलीफोन में एक नंबर डायल करके किसी को कॉल करते हैं। 3 रिंग के बाद ही कोई फ़ोन पिक करता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो अंकल, आप कैसे हैं? और आंट, क्या वो ठीक है? वो कैसी है? और जांग फैमिया एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वुशियान, तुम सबके बारे में पूछते हो, लेकिन कभी अपने बारे में बताते ही नहीं कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, सब ठीक है ना? और तुम अपना ख्याल रखते हो या नहीं? दूसरी तरफ से वुशियान कहता है, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जांग फैमिया कहते हैं, कैसे चिंता ना करूँ?
तुम कहाँ हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस तुमने यही बता रखा है कि तुम बीजिंग में हो। तुम मुझे तो सब बता ही सकते हो, या तुम अपनी आंट की तरह अपने आप को इस घर का बेटा नहीं मानते। वियुशान कहता है, नहीं नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी फैमिली हैं। जांग फैमिली कहते हैं, अच्छा, अगर अगर हम फैमिली हैं तो एक फैमिली मेंबर के नाते ही मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बात तुम्हारे बारे में है, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में है। वियुशान कहता है, अंकल क्या बात है, वो भी मेरी लाइफ के बारे में। जांग फैमिली कहते हैं, विशान, मैंने कुछ डिसाइड किया है तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरी बात मानोगे? विभूषण कहता है, अंकल ऐसी क्या बात है, आप साफ साफ मुझसे कोई भी बात कह सकते हैं। मैंने कभी आपकी बात को नहीं टाला, बस एक बात को। जंगफन में कहते हैं, बस एक घर आने की बात को छोड़कर। विभूषण इस पर कुछ नहीं कहता। जंगफन में कहते हैं, विभूषण, मैंने तुम्हारी शादी तय की है, तुमसे बिना पूछे। मेरे दोस्त के भतीजे से अगर उनका जवाब आ जाता है तो इसी महीने शादी होगी। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो तुम मुझे रोक सकते हो, मुझे बता सकते हो। मुझे पता है, मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। तभी अचानक ही विभूषण कहता है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे बड़े हैं और आप मेरे लिए फैसला ले सकते हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं तो मैं करूंगा। जंग फैमिया एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब होगा। तुम्हारी और चैंग दोनों की ही शादी एक साथ होगी। बस मुझे एक बार उनका जवाब मिल जाए, तब मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा, ठीक है? विभूषण जंग फैमिया की बातों में खुशी महसूस कर पा रहा था। वो कहता है, ठीक है अंकल, आपको जैसा भी ठीक लगे। जंग फैमिया कहते हैं, अच्छा तो फिर अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। विभूषण कहता है, ओके अंकल। जंग फैमिया फ़ोन कट कर देते हैं और खुशी के साथ वहाँ से जाने को मुड़ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे मैडम यू खड़ी हुई थी। जंग फैमिया की स्माइल थोड़ी सी फेड हो जाती है। वो कहते हैं, विशान शादी के लिए तैयार है। मैडम यू कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जंग फैमिया बस अपना सर शेक करते रह जाते हैं। तो ठीक है, आज के पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ, फिर हम कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।